गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वीडियो सर्वेइंग के पार्ट फर्स्ट के जो मेन लेक्चर्स थे वो चाहे लेवलिंग के थे, कंपास के थे या फिर चैन सर्वेइंग के, वो सब फिनिश हो चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सर्वेइंग से रिलेटेड जो माइनर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। माइनर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ऐसी जगह पे यूज़ वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कम इम्पोर्टेंस के सर्वे वर्क करना है, किसी एक सिंगल पॉइंट्स पे, या फिर किसी ऐसी जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे हम सिर्फ छोटे से एक पॉइंट पे हमें कुछ एक छोटी सी ऑब्जेक्ट को फुलफिल करना होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे इसका यूज़ नहीं करते हैं। नॉर्मली एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, किसी एक जगह पे हम इसको हाथ में ले करके या फिर उसे हम कहीं पे भी रख के इसको हम लोग करते हैं। जो माइनर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं उनमें जो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स होता है वो हैंड लेवलिंग होता है। हैंड लेवलिंग का मतलब ये होता है कि होती कितना है, जो अभी मेनली होते बहुत छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो काफ़ी होते हैं, पर जो मोर इम्पोर्टेंट है जो अभी यहाँ पे देखने वाले हैं वो चार तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है वो है। पहला है हैंड लेवलिंग, दूसरा है क्लाइनोमीटर। ये चार तरह का होता है। इनका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है थोड़ा बहुत डेविएशन होता है, लेकिन जो एम होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होता है। ऑब्जेक्ट होता है इसका क्या कि वो एंगल को नापना। तो इन चारों जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह कैसे हम एंगल को ट्रेस आउट करते हैं आगे फर्दर हम देखेंगे, लेकिन चार तरह के होते हैं। एक होता है एबनी लेवल, टेंजेंट क्लाइनोमीटर, फुल लूप क्लाइनोमीटर एंड फोर्थ होता है सिलोन घाट ट्रेशर। तीसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो पेंटाग्राफ है। पेंटाग्राफ का मतलब होता है कि जब हम कभी फोटोकॉपी की जो मशीन्स होती हैं उनमें क्या करते हैं, चाहे A4 साइज का होता है, A5 होता है या A3 होता है, किसी भी साइज में हम किसी भी प्लान को किसी भी स्केल पे हम लोग निकाल सकते हैं। पहले के समय में क्या होता था, इस इंस्ट्रूमेंट से, पेंटाग्राफ से ही किसी भी एक, जब पहले फोटोकॉपी वगैरह नहीं हुआ करता था तो पेंटाग्राफ से ही एक मैप से दूसरे मैप को हम लोग उनको अलग अलग स्केल पे ड्रा करते थे। प्लानिमीटर क्या होता है कि जब कभी हम किसी एक क्षेत्र का जो हम सर्वे करते हैं उस सर्वे वर्क में बहुत सारे ऐसे से एक क्लोज ट्रांसवर्स होता है, तो एरिया नापने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्लानिमीटर। डिटेल कैसे ये इसका प्रिंसिपल क्या होता है, कैसे ये वर्क होता है, आगे के हम देखेंगे। कि सबसे पहले वाला जो इंस्ट्रूमेंट है हैंड लेवलिंग, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। हैंड लेवलिंग होता क्या है, एक्चुअली ये हैंड लेवलिंग होता है सिर्फ एक ये बॉक्स टाइप का होता है। ये एक बॉक्स टाइप का ये होगा। यहाँ पे क्या होगा कि हम यहाँ पे इसको यहाँ पे देखने के लिए यहाँ पे कुछ एक कट टाइप का होता है, और इसी कट टाइप पे ही ऊपर क्या लगा होता है हमारा, इसी कट टाइप पे ऊपर जो लगा होता है हमारा बबल ट्यूब लगा होता है। बबल ट्यूब लगा होता है। इस बबल ट्यूब का जो नॉर्मली जो इसका इनिशियल प्रिंसिपल होता है वो ये होता है, इस बबल ट्यूब में हाफ सेक्शन में मिरर लगा होता है, और इस हाफ सेक्शन में हम इसको देख सकते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि यहीं पे, जस्ट यहीं पे इसके हाफ सेक्शन पे मिरर भी लगा होता है। क्यों मिरर लगा होता है, मिरर क्या लगा होता है, ये बहुत ही छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कोई इसमें बहुत ज्यादा बड़ा यूज नहीं करते हैं। उस बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे यहाँ से हम देखते हैं, सपोज दैट ये हो गया हमारा देखने के लिए, यहां से हम इसको देखते हैं, और इधर ही होता है हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम देखना होता है हमें। इसमें क्या जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट तब ये हो जाता है कि इसको हम हाथ, मतलब इससे बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम पे ही हम अपना ऑब्जेक्ट पूरा कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर हमको यहाँ पे देखना है, इसको जस्ट हाथ में ऐसे रखते हैं, और जस्ट हाथ में रखने के बाद यहीं पे ये जो मिरर लगा होता है, इस मिरर का बबल ट्यूब जो लगा हुआ है, ये बबल ट्यूब, इस बबल ट्यूब का मिरर इमेज इस मिरर में आता है। और जब हम इसको
साइमल्टेनियसली इसको हम साइट करते हैं, तो इस बबल ट्यूब को भी हम नोटिस करते रहते हैं कि बबल ट्यूब का जो बबल है वो हमेशा मिड पॉइंट पे हो, और वो मिड पॉइंट पे होगा उसी समय जो साइट लिया जाता है, उसी समय ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है, सपोज दैट यहाँ पे एक रेंजिंग रॉड है, तो हमें यहाँ पे ये जो रेंजिंग रॉड होगा पॉइंट ए पे, इस पॉइंट ए के रेंजिंग रॉड को अगर हम साइट करेंगे तो सिंपली बस हाथ में इसको हम ले लेंगे, हाथ में लेकर के देखेंगे तो इस बबल ट्यूब का मिरर आधे पार्ट में इसमें मिरर लगा होता है, तो उस मिरर को हम आधे पार्ट में ऐसे ले लेंगे और सीधे सिंपली हम इसको देखते रहते हैं। जब मिरर में बबल ट्यूब का बबल मिड पॉइंट पे हो जाए, तब जो आधा पोर्शन होता है उस आधे पोर्शन से हम वहां पे रेंजिंग रॉड को साइड कर सकते हैं, स्टाफ पे रीडिंग ले सकते हैं, जो डोटा में वो कर सकते हैं। तो ये जो होता है हमारा आई पीस, और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट पीस, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट पीस हो जाएगा। ये होता है एक सिंपली ये हैंड लेवलिंग होता है। इसमें क्या होता है, बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी ट्राइपैड की जरूरत नहीं होती है। सिंपली किसी पॉइंट का एलिवेशन निकालना है रिकॉग्नाइज सर्वे के लिए, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट के लिए सर्वे निकालना होता है, एक छोटा सा डिब्बा टाइप होगा और उसको लेके जाना है हाथ पे रख करके। सिंपली इसको बस खाली ये जो बबल ट्यूब है, इस बबल ट्यूब का मिरर एक इमेज यहाँ पे जो आएगा, उस इमेज में ये देखते रहेंगे कि ये मिड पॉइंट पे हो, साइड कर लेंगे। बाकी के जो वर्क होते हैं वो लेबलिंग के वर्क की तरह होते हैं, एक रफली आइडिया हमें लग जाता है कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये हो गया हमारा हैंड लेबलिंग हो गया। इसके बाद का जो सेकंड माइनर इंस्ट्रूमेंट है, वो सेकंड माइनर इंस्ट्रूमेंट है हमारा क्लाइनोमीटर या ढाल मापी। इसमें हम क्या करते हैं, ये कुछ होता है इस तरह से, इसका यूज क्या होता है, मान लो ये क्या है, ढाल मापी। ढाल मापी इसका जो यूज होता है वो यूज ये होता है ढाल मापने में। या फिर एंगल, दूसरा एंगल को लिए, मतलब क्या, एंगल निकालने के लिए, कोण, कोण निकालने के लिए मेनली क्या होता है, बस कल इसको ये जो एंगल फाइंड आउट करना होता है, एक रफली एंगल जो फाइंड आउट किया जाता है। बहुत छोटे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तो इससे एग्जैक्टली छोटे छोटे जो एम होते हैं या छोटे छोटे जो उद्देश्य होते हैं उन्हीं चीज को फाइंड आउट करने के लिए निकाला जाता है। और इस ढाल मापी का जो यूज किया जाता है वो यूज सिर्फ यहीं पे किया जाता है। इसमें जो पहला वाला इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा एबनी लेवल। एबनी लेवल होता क्या है, ये कुछ इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सपोज दैट ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। इसी इंस्ट्रूमेंट पे यहाँ पे ये आई पीस हो जाएगा। इसी इंस्ट्रूमेंट पे क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे किस तरह से कुछ लगा होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है, इसको ही बोलते हैं, इस पे ये जो मेजरमेंट्स लगे होते हैं, ये जो है ना एंगल, कोण, कोण मापी होता है। ये होता है एक टेलीस्कोप या दूरबीन होता है, ये दूरबीन होता है। अब करते क्या है कि जब हमें इसमें क्या होता है कि जब हमें एंगल निकालना होता है तो इसको सिंपली हम एकदम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, तो ये हो गया। लेकिन जब हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है तो क्या होगा, एंगल जब हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका सिचुएशन कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये एंगल फाइंड आउट करते समय क्या करेंगे, सपोज दैट कि हमें ऊपर कुछ एंगल निकालना है। जब हमें ऊपर एंगल निकालना है तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से इसका पोजीशन हो जाएगा, कुछ इस तरह से इसका पोजीशन हो जाएगा। यहाँ पे 0 पॉइंट होगा, यहाँ पे 0 पॉइंट होगा, इसके बाद इधर होगा 0 पॉइंट। अब यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे कुछ एक एंगल होगा, यहाँ पे मान लो ये 10 डिग्री एंगल हो गया।
तो यहाँ पे एंगल, अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट से और सेम वही पॉइंट यहाँ पे होगा, हमें कुछ इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का जो एंगल है वो निकल आएगा और वो एंगल होगा 10 डिग्री। तो एबनी लेवल क्या होता है, ये होता है हमारा आई पीस और ये हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट पीस। इधर से देखते हैं, इधर से हमें लक्ष्य को फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे ये एंगल के लिए ये कोण मापी लगा होता है और ये हमेशा हॉरिजेंटल होता है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, आप इस पूरे टेलीस्कोप को किसी भी तरह घुमा दो लेकिन ये हमेशा हॉरिजेंटल होगा। जब ये हॉरिजेंटल होगा, प्योरली जब हॉरिजेंटल होगा, तो ये जो कोण मापी है इस टेलीस्कोप के साथ तो ये मूव करेगा, लेकिन इसके साथ ये मूव नहीं करता है, तो उससे हम एंगल फाइंड आउट करते थे। ये होता है ढाल मापी का, ये पहला वाला होता है एबनी लेवल। एबनी, ये एबनी लेवल का वर्क प्रिंसिपल होता है, मोटा मोटी यही इस चीज से किया जाता है। इसका जो सेकंड फॉर्म होता है वो टेंजेंट क्लाइनोमीटर या ढाल मापी हो जाता है। उसका क्या वर्क प्रिंसिपल है उस बारे में हम लोग देखते हैं। और तीनों का, चारों का जो वर्क प्रिंसिपल एम है, वर्क एम है, वो सेम है। क्या है वर्क एम? सिर्फ ये है कि हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है। ओके, तो ये पहला वाला एबनी लेवल हो गया। टेंजेंट क्लाइनोमीटर में क्या होता है? टेंजेंट क्लाइनोमीटर में होता है कि यहाँ पे ये भी कोण मापने के लिए होता है। और इसमें क्या होता है कि ये इस तरह से कुछ एक पट्टी होती है, इस पट्टी पे एक जगह यहाँ पे क्या लगेगा, ये कुछ इस तरह से आई पीस होता है और इधर ये कुछ इधर लग जाएगा, ये बड़ा सा। इसमें क्या है ना, एक पतली सी झर्री कटी होती है, स्लिट कटी होती है और यहाँ पे हमारा एक, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे आई पीस या नेत्रिका, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट पीस, इसको बोलेंगे बबल ट्यूब, इधर होगा बबल ट्यूब। अब क्या करना है कि इसको सबसे पहले हॉरिजेंटल रखेंगे, तो इस बबल ट्यूब में ये जो बबल होगा वो हमेशा बीच में आ जाएगा। और जब बबल बीच में आ जाए इसका मतलब है कि ये प्योरली हॉरिजेंटल सिचुएशन पे है। इसमें एंगल लेने के लिए इधर मेजरमेंट बने होते हैं, मतलब यहाँ पे कुछ मेजरमेंट बने होंगे, यहाँ पे मेजरमेंट बने होंगे। अब यहाँ पे मेजरमेंट का मतलब है कि यहाँ पे कुछ 0 होगा और इधर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब 90 नहीं, मतलब कोई एक थीटा एंगल होगा। 90 तो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा कि अब जब हम यहाँ से देखेंगे और मान लो सपोज दैट ये हमको यहाँ के पॉइंट पे ए देखना है, तो क्या आएगा 0 डिग्री आएगा और ये जो बबल होगा वो हमेशा एकदम बॉटम पे होगा। इसके जब हम ऊपर जाएंगे और ये पॉइंट और या ये पॉइंट को टारगेट करेंगे, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे ही एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो यहाँ के मेजरमेंट को क्रॉस करके जाएगा। इस मेजरमेंट को जो वो क्रॉस करके जाएगा वही एक एंगल होगा और वो एंगल क्या होगा, वो थीटा एंगल होगा। यहाँ पे जिस ये रीडिंग को काट के जाएगा वही वो एंगल होगा। तो इसका जो वर्क प्रिंसिपल है, इससे पहले जो एबनी लेवल था उसके वर्क प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। लिनियरली इसमें एंगल्स बने होते हैं, उसमें एक कोण मापी का यूज किया जाता है, इसमें यहाँ पे भी ये यूज किया जाता है। इस वाले को बोलते हैं हम, यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रा किया जाता है इसलिए इसको बोलते हैं टेंजेंट क्लाइनोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, इसमें इस वाले में एक पार्सल है, ये कोई बबल ट्यूब है, ये बीच में आ गया। यहां से हम देखते हैं, इस तरफ हम देखते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट्स बने होते हैं। वो जिस भी मेजरमेंट को क्रॉस करेगा उसके आगे के जो पॉइंट्स होंगे उस लाइन पे रिलेटेड कोई भी पॉइंट होगा वो वही एंगल होगा थीटा। और यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है।
सबसे बड़ी चीज है कि सब माइनर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ये एक रफली एस्टिमेट करने के लिए, कोई एक अपना जो रिकॉग्नाइजेशन आर्चर सर्वे होता है उनमें इनका यूज हम करते हैं। इनके लिए बहुत प्रॉपर एडजस्टमेंट, प्रॉपर किसी चीज की हमें जरूरत नहीं होती है। इसके अलावा जो तीसरा है फुल रूफ क्लाइनोमीटर। फुल रूफ क्लाइनोमीटर जो होता है वो कुछ होता है फुल रूल क्लाइनो। ये क्या होता है, ये जो एबनी लेवल होता है ना, एबनी लेवल की तरह इसमें जो होता है वो एबनी लेवल की तरह होता है। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है कैसे होता है उसको हम देखते हैं। ये एक होता है हमारा, यहाँ पे एक बना दिया हमारा, ये इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसी प्लेट से जुड़ा हुआ एक और प्लेट होगा, इस तरह से कुछ जुड़ा होगा, ये कुछ इस तरह से जुड़ा होगा। अब इस तरह से जब ये जुड़ा होगा, यहाँ पे भी इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या होगा ना, एक एंगल मापने के लिए क्या होगा, यहाँ पे एंगल मापने के लिए कोणमापी लगा होगा, कोणमापी, यहाँ पे कोणमापी लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक एक सर्कल होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे इसको बोलते हैं नेत्रिका, और इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वेन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। अब क्या करना है, इस तरह से जहां पे भी कोई पॉइंट होगा, ये बेस होगा, इस पे पार्सल लगा होगा, इसको बोलते हैं बबल ट्यूब। इसको बबल ट्यूब कर दिया तो इसका क्या मतलब है, ये हमारा बबल ट्यूब हो जाएगा। ये हमारा बबल ट्यूब हो गया। बबल ट्यूब आ गया, इसका मतलब है कि अब ये क्या करना है, ये बीच में आ जाएगा, इसके जो ये बबल होगा वो बीच में आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली जो वो होगी, आर्म होगी, वो एकदम हॉरिजॉन्टल होगी। जब बबल बीच में होगा और ये हॉरिजॉन्टल होगा, ऊपर वाले आर्म को हम जिस भी पॉइंट को हमें वेन करना है, साइट करना है, उसको हम धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं और आंख यहाँ लगा करके, हम यहाँ पे आंख लगा के देखते हैं, और इस पॉइंट पे भी एक की जो छेद होता है इससे हम देखते हैं। जब ये तीनों पॉइंट सीध में आ जाती है तो वो जो एंगल निकल के आएगा इसके और इसके बीच में, उसको हम इस पैमाने से नोट कर लेंगे। तो क्या मतलब है कि ये जो एबनी लेवल है और ये फुल रूल क्लाइनोमीटर है, इनके सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वरना एबनी लेवल और फुल रूल क्लाइनोमीटर दोनों लगभग लगभग सेम होते हैं। इसके बाद जो चौथा आता है सिलोन घाट ट्रेशर। जो सिलोन घाट ट्रेशर होता है, सिलोन घाट ट्रेशर, सिलोन घाट ट्रेशर क्या होता है, ये कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। एक नलिका होती है या ट्यूब होता है, इसी जस्ट ट्यूब पे क्या होता है, एक वेट टांग देते हैं। जो ये जो वेट होता है वो इधर इधर मूव कर सकता है। इसी वेट पे यहां पे क्या करते हैं, बबल ट्यूब लगा होता है। ये क्या है, वेट, ये वेट हो गया, ये क्या हो गया, बबल ट्यूब, ये क्या हो गया, बबल ट्यूब। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन, ये हो गया नेत्रिका, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट वेन, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन। ये क्या होता है ना, ये कुछ इस तरह से ट्रायंगल टंगा होता है, ये यहाँ पे टंगा होता है। करते क्या है कि इसको हम यहाँ पे, इसका जो यूज है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसको यूज कैसे करते हैं कि इसको जहां पे भी हमें देखना होता है वहां पे, यहाँ पे हम ये हिंज लगा होता है, इसको टांग देते हैं। टांगने के बाद ये जो वेट है वो इधर ही और इधर मूव कर सकता है। अब ये जो वेट मूव कर सकता है तो इसको मूव करके एकदम जस्ट बीच में लाएंगे और ऐसी जगह पे लाएंगे जहां पे ये जो बबल होता है वो बबल एकदम बीच में आ जाए। जब बबल एकदम बीच में आ जाता है, वेट इधर मूव करने से या इधर मूव करने से अपनी जगह में, जब ये अपने बीच में आ जाए तो वो पॉइंट एकदम हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो जाएगा। तो ये सपोज दैट ये हॉरिजॉन्टल पॉइंट हो गया। करना क्या है कि अब जब अगर हमें एंगल निकालना है तो उस एंगल को निकालने के लिए इसको हम इधर मूव कर देंगे, थोड़ा सा इस तरफ मूव कर देंगे। हम जब इधर मूव करेंगे, नहीं, इसको हम आगे की तरफ मूव करेंगे। हमको इसको ऊपर लेके जाना है ना, ऊपर लेके जाना है तो हम इस तरफ इसको मूव कर देंगे। जैसे ही इधर मूव करेगा तो वैसे वैसे ये थोड़ा सा ऊपर होता चला जाएगा। अब जब ये ऊपर होता चला जाएगा तो इसका जो लाइन ऑफ साइट होगा वो कुछ इस तरह होगा। मतलब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी के बीच में हमें एंगल निकालना है, तो किसी भी पॉइंट पे हम इसको टांग देंगे, इस वेट को आगे और पीछे कर देंगे। अब जब इस वेट को हम आगे और पीछे करेंगे तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा वो हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सिलोन प्रेशर। इसका जो प्रिंसिपल है वो वेट के ऊपर निर्भर करता है कि ये कितना इधर मूव किया या कितना इधर मूव किया। जितना ये मूव करता है उसी के अकॉर्डिंग हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे। और इस पे जो मेजरमेंट होते हैं, जो एंगल निकालने के लिए जो मेजरमेंट होते हैं वो यहाँ पे होता है, ये यहाँ पे मेजरमेंट बने होते हैं। अब ये जितना इधर मूव करेगा या इतना इधर मूव करेगा तो प्रॉपरली हम उस यहाँ पे जो रीडिंग आएगी उस रीडिंग के अकॉर्डिंग हम एंगल निकाल सकते हैं। ये हो गया हमारा सिलोन घाट थ्रेशर। दो और इंस्ट्रूमेंट है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि उनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, पर्पस क्या है, कैसे यूज करते हैं। ये माइनर इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इन माइनर इंस्ट्रूमेंट को सिर्फ एक इनका ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए कि एक छोटे छोटे जो एक कमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पेंटाग्राफ है। पेंटाग्राफ पेंटाग्राफ का क्या मतलब है? एक्चुअली पेंटाग्राफ का मतलब ये होता है ना, आज के टाइम पे हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है या फिर फोटोकॉपी मशीन है, तो उसमें हमने लगाया, स्केल सेट किया और उसका प्रिंट दे दिया। कितना भी छोटा नक्शा हो उसको इन लार्ज पेपर पे उसे हम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कितना भी बड़ा मैप हो उसको हम छोटे पैमाने पे लेके आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बस तुरंत हमें कमांड देना होता है और वो फोटोकॉपी तुरंत बड़े को छोटा या छोटे को बड़ा कर देता है, विद इन अ सेकंड हमें तुरंत पेपर मिल जाता है। पर पहले के टाइम पे जब फोटोकॉपी नहीं थी, कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तब क्या करते थे, तब हम पेंटाग्राफ का यूज करते थे। पेंटाग्राफ कुछ इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ये कुछ इस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट होता है और इसी इंस्ट्रूमेंट पे ये लगा होता है। ये यहाँ पे हिंज होता है, ये यहाँ पे हिंज होता है, यहाँ पे ये होता है पिन होता है और यहाँ पे एक मार्क करने के लिए लगा होता है। होता क्या है कि जब हम इसको सेट करते हैं तो यहाँ पे इसको हम पहले से इस हिसाब से सेट कर लेते हैं कि कोई भी नक्शा हो उस नक्शे का उसका एक जो स्केल होता है उस स्केल को हम इस वाले आर्म से सेट कर लेते हैं। और उसके बाद सेट करने के बाद दूसरे पेपर पे जिस भी स्केल में हमने इसको सेट किया होता है वो उस एक रिप्रेजेंटेटिव स्केल में वो एकदम सेम का सेम नक्शा दूसरी स्केल में हम इसको बना सकते हैं। उसी का यूज करने के लिए पेंटाग्राफ का यूज करते हैं। चौथा जो
इंस्ट्रूमेंट है, स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत छोटे छोटे स्मॉल इंस्ट्रूमेंट पहले होते थे लेकिन अब नहीं यूज होते। इसलिए नहीं यूज होते क्योंकि अब फोटोकॉपी वगैरह का ये चीजें यूज कर लेते हो, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं रह गया है। लास्ट जो माइनर इंस्ट्रूमेंट होता है वो है प्लानीमीटर। प्लानीमीटर का क्या मतलब होता है और इसको क्यों पहले यूज किया जाता था, बड़ा ही प्लानीमीटर, प्लानीमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा क्या बात है कि प्लानीमीटर का मतलब क्या होता है और यूज क्यों किया जाता है। प्लानीमीटर को हम लोग यूज सिर्फ इसलिए करते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए। सपोज दैट ये कोई एरिया है, अब इस एरिया का हमें अगर फाइंड आउट करना है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कहां से निकलेगा, उसके लिए हम माइनर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्लानीमीटर का। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसमें आराम से इस जगह पे, इस पूरे ये जो पेपर है, ये सपोज दैट ये पेपर है, इस पे ये एरिया बना हुआ है। अब इस प्लानीमीटर के द्वारा इस पूरे एरिया में एक सर्कल बनता है और उस सर्कल के द्वारा हम निकालते हैं। मोटा मोटी कहने का क्या मतलब है कि प्लानीमीटर से हम किसी भी एरिया, जो कोई भी पेपर पे ड्रा एरिया होगा, उस एरिया को हम यहाँ पे मूव करा करा करके हम उस जगह का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वो कैसे पॉसिबल है, वो प्लानीमीटर से। क्योंकि माइनर इंस्ट्रूमेंट थे, बहुत थ्योरेटिकल थे, ये बस खाली 1 या 2 नंबर के बस कमेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो एक मोटा मोटी जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो पता होना चाहिए। इसके बाद जो एक और टॉपिक बचता है एरिया फाइंड आउट करने के लिए, एरिया फाइंड आउट करने के लिए उसमें क्या होता है कि ये तो हो गया प्लानीमीटर से हम निकालेंगे, लेकिन अगर सपोज दैट हमको एरिया निकालना है, एरिया जब हमें निकालना होता है तो एक अगर हमें मिल जाएगा, सपोज दैट कि हमको ये कोई ऐसा एरिया मिल गया, इसका हमको एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इसको बांट लेते हैं, पार्ट वाइज में बांट लेते हैं। सपोज दैट ये पार्ट हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स में इनको बांट लेते हैं। इसमें छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने का क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब इनको हम इस तरह से बांटते हैं कि ये जो है ना वो रेक्टेंगुलर के फॉर्म में दिखे, ये इतना छोटा होगा, ये इतना छोटा होगा, ये जो लगे वो कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिखना लगे, मतलब इतने छोटे छोटे पार्ट में बांटते हैं। जब ये रेक्टेंगुलर का टाइप में दिखने लगेगा तो ये a इंटू बी जो होगा वो लगभग एरिया होता है। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसको इतने छोटे छोटे बांट लेते हैं, ये जो कर्व टाइप है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आने लगे, और यहाँ पे ये जो दूरी होगी उसको, और यहाँ ये जो दूरी होगी उससे हम निकाल लेंगे। तो इसको हम करने के लिए, इसको जो हम किसी भी एरिया को जब हम बांटेंगे तो वो एक इक्वल फॉर्म में बांटेंगे, ये d हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा, ये भी d हो जाएगा, ये d। इस हिसाब से हम इसको, इस एरिया को जो है इक्वल फॉर्म में बांट लेते हैं। अब जब हम इसको इक्वल एरिया में बांट लेते हैं, इसको सपोज दैट हमने कह दिया ये O1, या सपोज दैट O1 हो गया, ये O2 हो गया, ये O3, जो इसकी जो लेंथ है वो ये हो गया, ये ऐसे ऐसे ये ON हो गया। तो पहला वाला जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है मिड ऑर्डिनेट, मिड ऑर्डिनेट रूल। इस मिड ऑर्डिनेट रूल का क्या मतलब है, उसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला होगा O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस ON बाई N इंटू D। यहां से क्या निकल जाएगा, एरिया निकल जाएगा। ये O1 O2 O3 ON क्या है, ये इसका, ये जो ऑर्डिनेट्स है, ये जो ऑर्डिनेट्स है, और D क्या है, ये है। हमें जब ऑर्डिनेट पता होगा और मीड
मिड ऑर्डिनेट रूल्स अगर निकालना है तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस पूरे के पूरे एरिया को हम मिड ऑर्डिनेट रूल से उसका अप्रोक्स एरिया निकाल सकते हैं। क्योंकि इसमें कर्व वगैरह है तो हर को हम बस खाली एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में करके नहीं निकाल सकते हैं, तो जो उसका एवरेज एरिया होगा वो मिड ऑर्डिनेट के फॉर्मूले से निकल जाएगा। सपोज दैट यही अगर दूसरा रूल हो, इसी एरिया का एक दूसरा रूल है एवरेज ऑर्डिनेट रूल में क्या करते हैं, O0 भी कर देते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है O0 O1 O2 ON डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इंटू डी। ये जो एरिया का फॉर्मूला निकला है वो ये है एवरेज ऑर्डिनेट रूल के अकॉर्डिंग निकला है। दोनों से ही एक अप्रॉक्स एरिया निकल जाएगा। इस पूरे के पूरे एरिया का जो है वो एक अप्रॉक्स एरिया निकल जाएगा और अप्रॉक्स एरिया उस मिड ऑर्डिनेट से भी निकल जाएगा, एवरेज ऑर्डिनेट से भी निकल जाएगा और इन दोनों का यही फॉर्मूला है। तीसरा जो रूल है वो हमारा है ट्रेपोजाइडल रूल। इसमें क्या करते हैं, ये ट्रेपोजाइडल रूल होता है। ट्रेपोजाइडल रूल होता है, इसके द्वारा जो एरिया निकालते हैं वो एरिया A इज इक्वल टू हो जाता है हमारा D O0 प्लस ON बाई 2 इंटू, नहीं प्लस में होगा ना, O0 हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा O1 प्लस O2 प्लस O3 प्लस डॉट डॉट ON माइनस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा ट्रेपोजाइडल रूल से। इसके बाद एक लास्ट रूल आता है सिम्पसन्स रूल। वो क्या होता है, तीसरे के बाद चौथा आता है सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल में क्या करते हैं हम, इसमें क्या करेंगे, ये जो फॉर्म होगा हम सिम्पसन्स रूल वहां पे यूज करते हैं जहां पे ये ऑर्डिनेट कर्व टाइप का हो और जो ये जो ऑर्डिनेट्स होंगे वो ऑड फॉर्म में हो। ये ऑर्डिनेट्स वगैरह है तो उसमें क्या हो जाएगा, ये d/3 हो जाएगा O0 प्लस ON, यहां पे हो जाएगा, यहाँ पे जो ये O0 ये ON यहां पे हो जाएगा, फिर इसको 1 प्लस 2 ऑड प्लेस पे जो ऑड ऑर्डिनेट प्लस 4 इवन ऑड ऑर्डिनेट प्लस इवन ऑर्डिनेट। ये एरिया जो भी हमारा कभी कभी होता है सर्वे वर्क में, कभी कभी छोटे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, माइनर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कहीं ऐसी जगह पे हमें कोई चीज निकालना होता है जो बहुत कम इंपॉर्टेंस की होती है, समय कम होता है इकोनॉमी के दृष्टि से, तो हम वहां पे माइनर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके उस ऑब्जेक्ट को पूरा कर लेते हैं। कुछ जो रूल है ये बहुत कॉमन से रूल होते हैं, इन रूल का यूज करके जो हमारा एरिया बनता है उन एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मिड ऑर्डिनेट्स रूल, एवरेज ऑर्डिनेट्स रूल, ट्रेपोजाइडल या फिर हमारा सिम्पसन्स रूल। सिम्पसन्स रूल में क्या करते हैं कि वो ऐसी जगह पे यूज करते हैं जहां पे कर्व टाइप का बाउंड्री हो, वहीं पे हम इसको यूज करते हैं। तो मोटा मोटी सर्वे के वॉल्यूम 1 में जितने भी टॉपिक्स थे वो कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वॉल्यूम है सर्वे 2,
उसमें हम लोग बात करते हैं। लेकिन यहाँ से अभी सर्वे 1 का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।